नमस्कार बच्चों, मैं दीप्ति गुप्ता आज आपको 12वीं हिंदी की वितान भाग 2 का दूसरा अध्याय जूझ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुचर्चित रही। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य देखते हैं। यह कहानी डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित उपन्यास का एक अंश है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को संघर्ष करते रहना चाहिए। कहानी में लेखक के जीवन के संघर्ष को उसके परिवेश के साथ दिखलाया गया है। लेखक का शिक्षा प्राप्ति हेतु पिता से संघर्ष, कक्षा में संघर्ष, खेती में संघर्ष और अंत में लेखक की सफलता की कहानी इस कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। अतः हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, पूरे आत्मविश्वास से उसका मुकाबला करना चाहिए। संघर्ष करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। अब देखते हैं पाठ का सारांश। यह लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया। वह खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़पता था, परंतु वह पिता से पिटाई के डर से हिम्मत नहीं रखता था। लेखक का उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़कर नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे या व्यापार करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। लेखक की माँ व दत्ताजी राव देसाई का योगदान। लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा पिता तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह घुर्राता है, अर्थात बिल्कुल नहीं सुनता है और नाराज हो जाता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार, जो कि उनके गांव के मुखिया थे, उनसे उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। वह गांव के प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे तथा ग्रामीण उनकी बात मानते थे। इसलिए माँ रात को लेखक के साथ लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उन्हें सारी बातें बताई। लेखक के पिता का व्यवहार। लेखक का पिता सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई सिर्फ इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव में आज़ादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई जी चिढ़ गए और चलते चलते लेखक ने उनसे यह भी कहा कि यदि अब भी वह कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका 1 साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। इस पर माँ बेटा दोनों ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे यानी लेखक के पिता को मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कह दिया। दादा के घर आते ही लेखक की माँ ने उससे कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि खेत से आते ही आ जाने पर अपने मालिक को मेरे पास भेज देना। थोड़ी देर बाद ही खाना जीमने के लिए बुलाने के बहाने से लेखक वहाँ गया। देसाई के पूछने पर कि किस कक्षा में पढ़ते हो, लेखक ने बता दिया कि वह 5वीं में था, किंतु पिताजी ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया है। इस पर देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीवी बच्चों को खेत में जोतकर
खुले सांड की तरह घूमते हो तथा अपनी मस्ती के लिए अपने लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा, स्कूल की पूरी फीस भर तथा मन लगाकर पढ़ाई कर। किसी भी तरह से यह साल मारा नहीं जाए, अर्थात बर्बाद नहीं हो, यह ध्यान रख। यदि तुम्हारा पिता तुम्हें मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। अब लेखक के पिता ने उस पर यानी लेखक पर गलत आदतों का आरोप लगाया। अपनी सफाई में उसने देसाई जी को बताया कि जब मैं इसको स्कूल भेजता हूँ तो ये उसकी बजाय कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी चोरी छिपे सिनेमा देखने जाता है या जुआ खेलने लगता है। खेती और घर के कामों पर कतई ध्यान नहीं देता। परंतु लेखक ने देसाई जी को अपने उत्तरों से संतुष्ट कर दिया। पिता की शर्तें। अंत में देसाई जी ने लेखक को पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में दत्ताजी राव ने रत्नप्पा यानी लेखक के पिता को समझाया और दादा ने भी अंत में पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना होगा और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और खेतों में ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर भी रहना होगा। तो इतनी सारी शर्तें उन्होंने लेखक के सामने रखी। लेखक ने मजबूरी में सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अब वह जाकर 5वीं कक्षा में बैठने लगा। कक्षा का वातावरण। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी बच्चे नए थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भरकर लाया था। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया, उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया, फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए और लेखक ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। बच्चे उसे बहुत तरह तरह से परेशान करते रहे। लेखक का मन उदास हो गया। फिर भी उसने उस वातावरण में रमने का प्रयास किया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डियाँ मंगवा लीं। धीरे धीरे बच्चों से उसका परिचय बढ़ने लगा। कक्षा में मॉनिटर और मास्टर साहब ने उसे विशेष सहयोग दिया। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक कमज़ोर शरीर वाला व होशियार लड़का था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसी की तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपने कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी अब लेखक को आनंदा कहने लगे। अब लेखक का मन पाठशाला में लगने लगा था। उसके एक अध्यापक जो मराठी पढ़ाते थे, न व सोदलगेकर, वे पढ़ाते समय पढ़ाई में स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके बच्चों को पढ़ाते थे ताकि बच्चों को भावबोध हो सके। वे स्वयं भी कविता रचते थे। अब उनसे प्रभावित होकर लेखक भी खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय मास्टर जी की तरह से कविताएं गाने लगा। वह उन्हीं की तरह से अभिनय करने लगा। उस समय लेखक को महसूस हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस खेती को काम को करते समय उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। अब उसे एकांत अच्छा लगने लगा। वह अभिनय के साथ साथ गाने लगा और उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसने 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने तथा पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। अध्यापक जी के पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे कवियों के संस्मरण भी लेखक को सुनाते थे। इस कारण लेखक पहले यह सोचता था कि कवि किसी और लोक के व्यक्ति होंगे
कोई विशेष महान लोग होते होंगे, लेकिन अब लेखक को लगने लगा था कि कवि भी आदमी होते हैं, क्योंकि उसके मास्टर जी भी स्वयं कवि थे। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता और कविता दोनों को ही देखा तो उसे लगा कि वह भी अपने आसपास के गांव, खेत आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। अब वह कविता लिखने के लिए अपने पास कागज व पेंसिल रखने लगा। वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता था। कविता के कंठस्थ होने पर यानी कविता के याद हो जाने पर वह उसे पहुँच देता था। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन तथा लय का ज्ञान कराते थे। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व भी उसकी समझ में धीरे धीरे आने लगा और लेखक एक बहुत बड़ा लेखक एक दिन मराठी भाषा का बनता है। आइए अब देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो बच्चों, जूझ शीर्षक का औचित्य यही है, यानी इसका शीर्षक कहाँ तक उचित है। तो इस कहानी में लेखक का पढ़ाई के प्रति संघर्ष, अपने जीवन से संघर्ष, अपने वातावरण, अपने माता ने उसे सहयोग दिया लेकिन उसके पिता से उसे कितना संघर्ष करना पड़ा। ये कहानी लेखक के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए जूझ शीर्षक बिल्कुल उचित है कि किस तरह से गांव के अभाव में पला हुआ एक बच्चा अपने जीवन और परिस्थितियों से संघर्ष करके एक महान लेखक बना है। कथानायक आनंद यादव की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता यही है कि किस तरह से उसके मन में संघर्ष के द्वारा आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। उसकी पढ़ने की जो लालसा थी वो पूरी होती है और उसने इस अपने संघर्ष की यात्रा में अपने पिता से जो शर्त उन्होंने रखी थी उनका उसने पालन किया। एक कर्मठ उसका व्यक्तित्व था और कविता के प्रति झुकाव था, वो सब उसका सार्थक हुआ। उसकी जीवन सफल हुआ और उसका संघर्ष भी सफल हुआ। अगला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो लेखक के मराठी भाषा के जो अध्यापक थे श्री सौंदलगेकर, वो स्वयं कवि थे। जब वो कविता पढ़ाते थे तो छात्रों को भाव, छंद, लय, गति आदि का अच्छा ज्ञान कराते थे। वो कविता खुद अभिनय करके पढ़ते थे। लेखक भी उनसे बहुत प्रभावित हुआ और अपने अध्यापक के प्रभाव से ही लेखक ने कविता लेखन प्रारंभ किया। उनके अध्यापक ने उसे कविता संग्रह पढ़ने को दिया था, तो उससे प्रभावित होकर के लेखक जो खेत में अपने काम करता था, खेतों में पानी लगाता या ढोर को चराता, तो वो अपनी छोटी छोटी तुकबंदी कविताएं बना करके गाने लगा और लेखक के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो ये अध्यापक बहुत ही संवेदनशील और छात्रों के प्रति लगनशील थे। अपने विषय को बहुत ध्यान से, बहुत मनोयोग से पढ़ाते थे। लेखक को प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उन्होंने उसे छंद, लय, ताल आदि का ज्ञान कराया। कविताओं के संग्रह दिए पढ़ने के लिए और कवियों के प्रति ये विश्वास दिलाया कि वे भी इसी लोक के प्राणी हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं। तो लेखक ने भी अपने अध्यापक की तरह से गा गा करके पढ़ना सीखा और बहुत ही अभिनय के साथ पढ़ने से उसके मन में आत्मविश्वास आया और वह भी पढ़ने और लिखने में रुचि लेने लगा। कविताओं में रुचि लेने का ये प्रभाव हुआ कि एक दिन वह भी स्वयं कविता का लेखक बना। अगला प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले
और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो लेखक पहले पाठशाला जाने से पहले खेतों में पानी लगाता, जानवरों को चराता था। तो यह सब कार्य करते हुए वह बहुत अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता था कि बातचीत करने या हंसी मजाक करने के लिए कोई साथ में होना चाहिए। लेकिन मराठी शिक्षक के संपर्क में आने के बाद उसे कविताओं के प्रति लगाव हो गया। वो कविता लिखने लगा। तो वह कहीं भी खेती, खास तौर से खेती के काम करते समय जो अकेलेपन का समय होता था, उस समय वो कविताओं को लिखने लगा। यहाँ तक कि कागज़ पेंसिल न होने पर वो भैंस की पीठ पर ही लिख देता था, एक किसी लकड़ी के टुकड़े से या कंकड़ से लिख देता था। तो अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा, क्योंकि उस अकेलेपन में वो कविता लिखता था, गाता था और उसका अभिनय भी करता था। तो इस प्रकार से अकेलेपन का वो लाभ उठा। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। तो मेरे विचार से पढ़ाई के संबंध में दत्ताजी राव का रवैया और लेखक का रवैया सही था, क्योंकि लेखक का मानना था कि आज के युग में खेती करके सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके या व्यापार किया जा सकता है और अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जबकि लेखक के पिताजी अपने निजी स्वार्थों के कारण लेखक को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे, ताकि वो खुद आज़ाद होकर दिन भर गांव में घूम सके, दिन गुजार सके। तो वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद करना चाहते थे। आखिरी प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? तो इसका उत्तर है कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि उन्होंने झूठ का सहारा न लिया होता तो लेखक को पाठशाला जाने का मौका न मिलता, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती और वह खेती के काम में ही उलझा रहता। वह पढ़ लिखकर समाज के सामने एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में आया और एक बहुत बड़ा लेखक बना। हमें उसकी रचनाएं पढ़ने को मिली। इस प्रकार एक छोटे से झूठ का आश्रय लेकर ये झूठ का आश्रय लेखक और समाज के लिए लाभदायक साबित हुआ। धन्यवाद।